पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नारी अगर कुछ ठान ले तो हर मुश्किल आसान होती है। ये शब्द हर उस वीर नारी की कहानी बयां करते हैं जिसने इस माटी के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। बात वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान की करें तो इस भूमि पर हमने रानी पद्मिनी का जौहर देखा तो मीराबाई की अटूट भक्ति भी देखी। इसी के साथ हांडी रानी का देश को समर्पित सर कटा देने वाला बलिदान भी हमने देखा है। और आज भी इस सुनहरी माटी में ऐसी बेटियां जन्म ले रही हैं जो देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और रोशनी ने बिल्कुल सही बात कही, राजस्थान की माटी में उपजे हैं ऐसे वीर सपूत, ऐसी वीरांगना हैं जिन्होंने समय पर जब भी आवश्यकता हुई तो अपने आप को न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसीलिए हमारा राजस्थान हर पल किसी न किसी विषय पर, किसी न किसी उत्सव के रूप में ख़ास बन जाता है। हम स्वयं हर दिन को किसी न किसी तरह से ख़ास बना देते हैं। वैसे भी रोशनी, हमने देखा कि इन दिनों कुछ चहल पहल सुबह की शुरू हो गई है। होली जा चुकी है, गणगौर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, गणगौर की शुरुआत हो चुकी है और 16 दिन इसको पूजा जाता है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं। 16 दिन पूजती हैं, बाग में जाती हैं, माटी लेकर आती हैं। तो ये बहुत ही उत्सव से और हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार ये माना जाता है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल रोशनी, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है कि सन 2012 का वक्त था। आज ही का दिन 18 मार्च का समय था जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा था। तो उस दिन को हम नहीं भूल सकते और एक समय को और नहीं भूल सकते रोशनी, जब कोरोना वेरिएंट की दूसरी लहर आज ही के दिन शुरू हुई थी। एक नए वेरिएंट का पता लगा था। हालांकि ये दुख की बात है, लेकिन वो समय इतना कठिन था सभी के लिए कि इस समय को भुलाया नहीं जा सकता और वो आज का दिन था। लेकिन कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान की माटी में ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि राजस्थान का नाम देश में और देश के बाहर सरहद के पार भी रोशन किया है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम मिलते हैं अलबेलो राजस्थान में, और वो हैं जानी मानी एंटरप्रेन्योर और मोटिवेटर नीता जोशी जी। बहुत बहुत नीता जी, आपका स्वागत अलबेलो राजस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उसका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये तो आपने बहुत कठिन सवाल किया है मुझसे क्योंकि मेरे ख्याल से ये सवाल सभी लोगों से जो अपनी जर्नी में आगे जा रहे होते हैं उनसे पूछा गया होता है। तो आई थिंक आप द फायर विद इन यू, आपके अंदर की जो आग है वही आपको आगे बढ़ाती है। क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशंस में या जब हम काफ़ी ज़िंदगी में अच्छे से चल रहे होते हैं तो हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है इन सब चीज़ों के लिए आगे जाने की। बट जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं तभी हम शायद भगवान की पूजा करने मंदिर में भी जाते हैं। अगर हम सुखी होते हैं तो हम कहाँ भगवान को पूछते हैं। सही। तो जब हम दुख में होते हैं तभी तो मेरे को लगता है आपका हमेशा कठिन परिस्थितियों जो आपको चैलेंज करने आती हैं उसी में ही आपका बेस्ट टेस्ट होता है। तो द फायर विद इन यू, आपके अंदर की जो आग है वही आपको आगे ले जाती है, कोई और नहीं आता उसके लिए। तो आई थिंक मेरे लिए भी वही केस था, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव का नाम है, और उसमें 2-3 महीने, 4 महीने, साल भर जो भी आपका एक रहता है कि उस फेज़ में आप जाते हैं, फिर वापस से आप निकल के बाहर आते हैं। तो यही इसका प्रेरणा स्रोत रहा है आई थिंक। बस बाकी मैं कहूँगी आसपास के लोगों ने जो भी परिस्थितियाँ हुई उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ही है, क्योंकि अगर वो जैसी चीज़ें वैसी नहीं होती तो हम कहाँ जाते आगे। बिल्कुल सही नीता जी, जैसा कि रोशनी ने आपसे पूछा कि यहाँ उपलब्धि तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, किस तरह का रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चलें, कभी हम जब मुकाम पर पहुँचते हैं वहाँ से पीछे मुड़कर देखने का आनंद अलग होता है। अच्छा लगता है पीछे मुड़ के देखना कि हमने ये कुछ सही भी नहीं था, कुछ सही भी था, उसको पार करके हम आगे बढ़े हैं। तो जब नीता जोशी बहुत छोटी थी तो बचपन में किस तरह के सपने देखा करती थी, और जो सपने आपने देखे क्या वहाँ तक पहुँच पाई हैं आप? देखिए, हमारे ज़माने का बचपन तो मैं मतलब इट्स बीन उन 90s का ज़माना था। बिल्कुल। तो हमारी इकलौती ऐसी जनरेशन है जो हम कभी कभी बातें करते में कहते हैं, कभी कभी मीम्स देखने को मिलते हैं, रेनल्ड्स के वो पेन और पार्कर के वो पेन। तो वी आर ए ट्रांजिशनल जनरेशन। मुझे लगता है कि हमारी इकलौती ऐसी जनरेशन है जो किताबों से आज जुड़ी हुई है, जो बुक्स पढ़ती है,
या हमारे वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने के टेलीविजन्स या रामायण, वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए इंटरनेट तक पहुँचे हैं, पेजर तक पहुँचे हैं, मोबाइल तक पहुँचे हैं, आज हम आईपैड पे आ गए हैं, और अब तो बिल्कुल मतलब वीडियो कॉल्स, ये सब चीज़ों का हमारा। तो जिस ज़माने में मैं बड़ी हो रही थी, उस ज़माने में सपने देखना या वो सब चीज़ों का एक्सेस या हमारे पेरेंट्स के पास भी वो सोच होना, मुझे नहीं लगता मैं कोई सपने देखा करती थी। बस जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, पढ़ाई करना ये एकमात्र समझ थी उस वक्त, तो कि बस पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। सो स्कूल में अच्छी थी पढ़ाई करने में, आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट, तो इसी वजह से स्कूल वाले भी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि ऐसे में स्टेडियम में हम जाया करते थे। 15 अगस्त की और 26 जनवरी की परेडें हुआ करती थी तब, तो वहाँ से स्कूल का हाफ डे, क्योंकि आप अच्छे हो पढ़ने में तो टीचर्स को भी लगता था कि ये कोप अप कर लेंगे तो इनको ज़्यादा भेज देना चाहिए। तो उस तरह से आई वॉज नॉट वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे जिंदगी में क्या करना है। हाँ। पेंटिंग में काफ़ी अच्छी थी, तो उसको लेके काफ़ी सर्टिफिकेट्स, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मिलते थे। तो यस, मतलब इनफैक्ट 12th तक आते आते भी मैं सोचती थी कि मेरे साथ के जनरेशन के जो बच्चे थे वो शायद जेईई की तैयारियां कर रहे थे, मेडिकल की कर रहे थे, बट मुझे तब तक भी समझ नहीं थी कि क्या करना है ज़िंदगी में। डॉक्टर की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, आई वॉज अ साइंस बायो स्टूडेंट, बट उसके लिए तब एलन भी कोटा में हुआ करता था। अच्छा। तो आपको घर छोड़ के ही जाना होगा, जयपुर में वो एलन या कोई कोचिंग की उस तरह की सुविधाएं उस समय नहीं थी जी। तो बस परिस्थितियां कुछ ऐसी थी और समझ भी वैसी थी। आज तो बच्चों के पास जितना ज्ञान है, हमारे पास उस समय कहाँ होता था। बिल्कुल सही। तो जी बस बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको वो पहले आपने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जो सफलता आपने हासिल की है, हर एक सफलता के पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है हर किसी के जीवन में, तो आपके लिए वो संघर्ष क्या रहा है? सबसे पहली बात तो रोशनी जी, मैं यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कि जैसे अभी प्रणय जी भी बता रहे थे शुरुआत में कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, एंड वी आर समथिंग इन द मेकिंग। तो जर्नी है, प्रोसेस है, और जिस वक्त हमारे दिमाग में, मतलब ऑनेस्टली मुझसे पूछे, मेरे दिमाग पे तो ऐसा है कि अभी तक किया ही क्या है, अभी तो आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, किया ही नहीं है कुछ भी। वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और डूइंग समथिंग। तो मतलब वही, अभी तक तो कुछ पहुँचे नहीं है, कहीं पे रास्ता है, पहुंचना है कहीं। जी जी जी। नीता जी, आपके सफ़र में अगर हम पीछे नज़र डालें आपके सफ़र पे, तो एक लाइन कहीं ना कहीं सामने आती है और वो लाइन अपने आप रेखांकित होती है, उस पर नज़र जाती है, जिसमें आप कहती हैं कि दूसरों को खुश करने के बजाय पहले ख़ुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या विचारधारा रही है कहने के पीछे? ये मेरे ख्याल से प्रणय जी, हम सभी जिस ज़माने में जी रहे हैं, मुझे लगता है एयरपोर्ट या फ्लाइट में हम सभी बैठे हैं तो वहाँ पे वो एयर होस्टेस क्या कहती हैं, पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग समबडी एल्स। तो जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे, हम खुद अपने आप में अच्छे नहीं होंगे, यू नो, वी आर लिविंग ब्रीदिंग एनर्जी सिस्टम, जो डायरेक्ट हम योगा से अगर इसको रिलेट करें, या मेडिटेशन जिसका इंटरनेशनल योगा डे हम सभी हिंदुस्तान में और अब तो पूरे दुनिया में मनाते हैं, तो योगा से जो हम कनेक्ट करते हैं, तो हम तो लिविंग ब्रीदिंग एनर्जी सिस्टम है। हमारा एनर्जी सिस्टम अगर मेलिफिक होगा या दूषित होगा, हमारे अंदर बुरे या मतलब एकदम सैड काइंड ऑफ थॉट्स अगर आएंगे, तो वही हम रेडिएट करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल। पीली लाइट पीली ही रेडिएट करेगी, सफ़ेद सफ़ेद ही रेडिएट करेगी, तो वही हम रेडिएट करेंगे अपने आसपास, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही बना देंगे। तो अपने आप को खुश रखना, वही एनर्जी, वही ऊर्जा आप दूसरों पे फॉरवर्ड करिए, अपने साथ अपने बच्चों को, घर को, परिवार को, दोस्तों को, तो वो एनर्जी उनको आपके थ्रू मिल रही होती है। हाँ ठीक है, उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होती है, क्योंकि चीज़ें तो आपके ऊपर आती हैं, आप भी इंसान हैं, तो हर चीज़ आपको अफेक्ट करती है, बट दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको अपने ऊपर काम करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए खुद को ऑक्सीजन पहले दीजिए, खुद को पहले खुश रखिए, अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि खुद से नहीं कर पाएंगे तो दूसरों से कैसे करेंगे। हाँ। तो क्या ऐसा होता है, आपने तो माना कि खुद को खुश करना है, क्या ऐसा भी होता है कि लोग पहले दूसरों को खुश करना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे। सभी ऐसे होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी उसमें से कोई अछूती नहीं रही हूँ। मेरा भी बचपन रहा है, पेरेंट्स थे, और उस ज़माने में मतलब जयपुर उतना मॉडर्न या जिस तरह से आज आगे बढ़ रहा है, उस समय हम वैसे नहीं थे। आज तो हम देखते हैं, मतलब मेरे सामने देखते देखते जयपुर इतना बदल गया है। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पेरेंट्स की भी एक सोच थी कि शादी जल्दी कर दीजिए, तो पापा ने कहा है उनकी खुशी के लिए,
माता जी ने कहा है उनकी खुशी के लिए जी। ये काम मत करिए, छोटे भाई बहनों को क्या लेसन मिलेगा अगर आप बड़े होके ऐसा करेंगे। जी। इन लॉज को खुश करिए, हस्बैंड को अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो खुश हो जाएंगे, बच्चों के लिए मैं अगर इतना कुछ कर दूंगी तो खुश हो जाएंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग जिंदगी भर ऐसा रियलाइज नहीं कर पाते। जी। मैंने ऐसा किया जी। कि चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। बहुत सही। चाहे आप मतलब अपनी हाईएस्ट लीडरशिप को ही देख लीजिए, आज की तारीख में हम कोई भी डिसीजन अगर सरकार भी लेती है तो क्या हम सब खुश होते हैं उनसे? सही बात है। कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज कर ही रहा जी, होता है। जी, जी, जी। तो आप वो करिए जो आपकी कॉन्शियस कहती है, जो आपको लगता है ठीक है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। सबके जूते का साइज अलग होता है, मेरा जूता आपको फिट नहीं होगा। तो इट्स योर जर्नी, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस जो आपको आपके लिए ठीक लगता है। वैसे नीता जी और रोशनी जी, मेरे ख्याल से ये एक महिला में ही इतनी ताकत है कि वो सभी को खुश रख सकती है और उसके बाद खुद भी खुश रह सकती है। हाँ, मतलब ये भी ठीक है, क्योंकि हम कोशिश तो यही करते हैं। माँ बनाया है धरती ने, प्रकृति ने, नेचर है हम। जी, जी। तो वही हमारा स्वभाव है मेरे ख्याल से कि सबको खुश रखना। प्रकृति तो खेती बाड़ी हवा पानी सब प्रकृति है, तो सभी को खुश करना नर्चरिंग नेचर है ना, नरिशिंग नेचर है, तो वो करने की कोशिश करती है। फिर भी प्रकृति में बाढ़ भी आती है, तूफान भी आते हैं, आंधी भी आती है, तो वो भी प्रकृति का स्वभाव है। जी 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 बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि सर ने भी बताया कि जो महिला है सिर्फ वही ऐसा कर सकती है, तो मेरा ये सवाल है कि देखने में आता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाती हैं, चाहे वो फैमिली का प्रॉब्लम हो या समाज को लेकर हो या फिर ऐसे दूर दराज की ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं पढ़ भी नहीं पाती हैं ठीक से। तो उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगी, या फिर जिस तरीके से आपने अपना बिजनेस शुरू किया है उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो अपना बिजनेस सेटअप करे और ये कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आए, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, इसको लेकर महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी मदद खुद करनी होती है। जिस दिन हमारे अंदर ये जज्बा आ गया या हमारे अंदर ये सोच आ गई कि मुझे कुछ करना है, तो देन यू आर अनस्टॉपेबल। फिर तो वो बिना ब्रेक वाली गाड़ी हो आप, जिसको रोकना मुश्किल है। पहले तो हमारे अंदर ये आना जरूरी है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल। जिस दिन हमारे अंदर ये आ गया तो हम चाहे प्यार से चाहे कन्विंस करके अपने आसपास और अपने घर परिवार को संभाल के ले चल सकते हैं आगे। बट अगर मुझ में नहीं है तो मैं किस चीज़ के लिए आगे बढ़ूंगी, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आज तो सरकार ने इतने सारे मौके दे रखे हैं, क्योंकि मैं खुद गांव से काफ़ी समय तक, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं बट हाँ कुछ समय तक जुड़ी रही, वहाँ की महिलाओं से मिलने का, वहाँ के बच्चों से मिलने का मौका मिलता था। तो आज तो फिर भी हमारे पास बहुत इस तरह की सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज़ या इस तरह की बहुत योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जिसके अंदर हम जगह जगह जनग्राम में जा कर के उनको वो, चाहे वो आप मतलब मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज से लेकर के या एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के या महिलाओं को जो बैंक खातों में पैसे मिलते हैं उसको लेकर के, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के वो जा सकती हैं। और वहीं पे एक बहुत ही बड़ा नाम बहुत ही छोटे एरिया से आकर के हमने सबने सुना है रूमा देवी को। वो कहाँ से आई, क्या उनकी जर्नी रही, फिर उन्होंने कैसे महिलाओं को इकट्ठा किया और आज वो जगह जगह देश विदेश में अपनी एग्जीबिशंस लगाती हैं, करोड़पति मतलब केबीसी तक में वो अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठी हैं। बिल्कुल। तो वो वही ग्रामीण एटमॉस्फेयर से निकली हुई महिला है, अपने आप में वो कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो उनके अंदर वो जज्बा था, तो वो हमारे अंदर खुद ही होना होगा सबसे पहले। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि एक महिला का समाज में अपनी पहचान बनाना बहुत आवश्यक है? देखिए, समाज में पहचान तो मेरे ख्याल से दोनों ही वर्गों के लिए उतना ही आवश्यक है। जिंदगी तो पुरुषों के लिए भी आसान नहीं है, उनके लिए भी उतना ही स्ट्रगल है। बट आज की तारीख में मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि पिछले 10 साल 15 पिछले 10-12-15 साल में, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज आई हैं, तो आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, चाहे आप इंदिरा नूई देखिए, चाहे आप आर्मी में देखिए, आप पायलट महिलाएं बन रही हैं, तो कोई ऐसा देयर इज़ नो स्टोन अनटर्न, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज हमें मिल रही हैं दुनिया के अंदर सरकार के द्वारा। हम बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आज हमारे पास। आपने जिक्र किया रूमा देवी का, जिस तरह से वो आगे बढ़ी, उन्होंने महिलाओं के एक समूह को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता की। आपने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायता की। कहीं किसी चुनौती का सामना करना पड़ता जब आप किसी महिला को या किसी महिला समूह को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं?
चुनौतियाँ सबसे पहली तो उनके घर वाले ही आते हैं, क्योंकि सभी को एक कंफर्ट जोन वहाँ मिला होता है कि एक उनका रूटीन चल रहा होता है, खाना पीना सब चीज़ें। जब महिला अपने उस समय में से एक्स्ट्रा टाइम और कहीं और निकालेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो समय वहाँ से कहीं कट रहा होगा। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ तो वही रहेगी कि उनको वो समझाना कि आपको अपने लिए कुछ करना है। तो मतलब काफ़ी सारी महिलाओं को जैसे हम बैंक में ले जाते हैं, उनको वहाँ पे बैंकिंग का या पेटीएम्स कैसे यूज़ करने, महिलाओं के पास बैंक के खाते भी नहीं होते हैं बहुत बार। तो उनको वो सिखाना कि अभी आपका सारा पेमेंट्स बैंक से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है। तो शुरू में उनके लिए वही एक स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर कुछ महिलाएं रुक भी जाती हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड जो हैं खुद नहीं अगर कमा रहे हैं तो उनका कुछ मतलब इस तरह के पदार्थ का सेवन करके घर में उल्टा सीधा स्वभाव रखना, तो बहुत महिलाएं रुक भी जाती हैं। फिर आप वहाँ उनके उस पर्सनल स्फीयर में, क्योंकि वो खुद अगर कदम नहीं उठाएं, वो खुद अगर रुक जाएं तो बिना उनकी इजाज़त के आप नहीं जा सकते। तो उनको वो कदम लेना होता है। अगर वो कहें तो फिर तो 100 तरीके के अमले हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम उनकी मदद के लिए पहुँच सकते हैं। बट अगर वो पीछे हट जाएं तो वो चैलेंजेस आते हैं कि उनको खुद अपने अंदर से आवाज़ उठानी होगी खुद के लिए। जी बिल्कुल। आपने IIM लखनऊ से और IIM बेंगलुरु से आपने स्टडी की है, कोर्सेज़ किए हैं, तो आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि इतना कुछ करते हुए आपने जब इस फील्ड में, मतलब जब पढ़ाई के वक्त आप वापस से वो स्टडी शुरू करते हैं तो आपको एक आत्मविश्वास की भी ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं वक्त भी आपको निकालना पड़ता है। तो ये सब आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बिल्कुल, एक्चुअली ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि सीखना मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जी, अच्छी बात है ये। द लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब मुझे लगता है मैं 90s की बच्ची रही हूँ और उस वक्त पढ़ाई की। आज तो बच्चे इतना आगे बढ़ गए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, रील्स बना रहे हैं लोग, AI हो रहा है, तो हमारी पढ़ाई तो कहीं पीछे रह गई, ऐसा लगता है हमेशा। तो यू नीड टू ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। आपको हमेशा, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी डेड हो जाता है एक समय के बाद, चाहे आप कोई भी फ़ोन उठा लीजिए, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए होता है। 4G आ गया, 5G आ गया, कैसे जाएंगे आप पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आगे? बिल्कुल सही। तो बस पढ़ाई का यही स्रोत रहा कि सीखना है आगे से आगे, और जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई तो मैं ज़रूर अपने लिए आगे बढ़ती गई। और वो समय तो मैंने खुद के लिए निकाला हमेशा, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो ऐसा नहीं था सिर्फ बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं भी उनके साथ पैरेलल बड़ी हो रही थी, क्योंकि नोबडी इज़ अ ग्रोन या बॉर्न मदर। यू लर्न, आप ये सीखते हो, ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगेन माँ बनना या बाकी घर संभालना, ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको आप हर दिन सीखते हैं, हर दिन कुछ नया होता है। तो वही मेरे लिए भी था, और उसमें से समय निकालना था कि बच्चे तो हैं 3 दिन 4 दिन, इनको इंडिपेंडेंट भी बनाना है और मुझे अपने लिए भी समय निकालना है। हाँ, तो IIMs की अपनी महत्ता है, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ से कुछ अगर उस समुद्र में से मैं भी एक बूंद ले लूँ तो तृप्त महसूस करूंगी खुद को। तो बस वही एक प्रोसेस था कि जिंदगी भर सीखते रहना, यही आपका लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, देयर इज नो डेडलाइन टू इट। नीता जी, बनने संवरने का शौक हर किसी को होता है। आपसे मिलने से पहले रोशनी जी कह रही थी, प्रणय थोड़ा बन संवर के चलते, नीता जी आ रही है, उनसे बात करनी है। आपने भी बनने संवरने की शुरुआत की सैलून से, तो ये सैलून का आइडिया कैसे आया? अरे ये बड़ा विचित्र आइडिया था प्रणय जी, मतलब क्योंकि मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जी। और ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट हुआ करता था, क्योंकि जयपुर एक Tier 2 सिटी या Tier 3 सिटी 10 साल पहले तो होता था, तो ये HR डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ होता नहीं था। तो मैं दिल्ली थी तब या अहमदाबाद में थी तब, वहाँ पे तो HR डिपार्टमेंट अलग से ही एक मतलब अलग विभाग हुआ करता था, तो दैट वाज ईजियर। लेकिन फिर जब ये सब घूम घाम करके वापस जयपुर में सेटल हुई, तो जॉब्स HR डिपार्टमेंट में या HR के विभाग में अवेलेबल थे नहीं। तो तब ये था कि खुद का कुछ करना चाहिए। तो खुद का कुछ करने के लिए बिजनेस का कोई पुराना अनुभव नहीं था मेरा जी। तो बस यही था कि कोई ऐसा व्यापार होना चाहिए जिसमें कि कैश में ट्रांजैक्शन हो। कोई मुझसे ये ना बोले कि क्रेडिट है आज नहीं कल दे दूंगा। अच्छा।
तो बड़ा ही यही विचित्र सा था आइडिया कुछ, और सुंदर बनना या सुंदर दिखना ये सभी के लिए एक लग्जरी या एक नेसेसिटी बन गया, अब तो लग्जरी भी नहीं कह सकते। तो यही था कि मेरे पास एक छोटी सी जगह थी वहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने कहा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। और जब शुरू किया था तब तो वो उतना मतलब उस जगह पे वैसा था भी नहीं सारा सेटअप, बट ठीक है मेरे लिए वो लर्निंग था और मैंने शुरू किया, क्योंकि लेट्स डू समथिंग, लेट्स बी प्रोडक्टिव, कुछ तो करते रहना चाहिए। ये एक सिंपल चीज़ थी और खूबसूरत लगना सबके लिए ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं ऐसा। जी जी जी, आपने ज्वेलरी का बिजनेस भी शुरू किया है, आपका आध्यात्मिकता की ओर भी काफ़ी ध्यान है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इमेज कंसल्टिंग का आइडिया कैसे दिमाग में पनपा? सो इमेज कंसल्टेंट ये शब्द पता नहीं था। जी हाँ। आज भी बहुत प्रचलित नहीं है। बिल्कुल हाँ। आज भी बहुत कॉमन नहीं है, लोग कम समझते हैं इसके लिए। हाँ। तो ये बहुत पुरानी इन द सेंस 10-12 साल 2011-12 की बात है। मैं दिल्ली में रहा करती थी उस समय, और वहीं पे जूम चैनल भी आते थे। अब तो आज हम जिस ज़माने में हैं वहाँ टीवी तो मतलब जूम इतना प्रचलित चैनल नहीं है। तो मैं बैठे घर पे एक दिन टीवी देख रही थी और वहाँ पे ये जूम चैनल के बारे में, मतलब वहाँ पे वो इमेज कंसल्टेंट्स के बारे में, तो दिल्ली में क्योंकि जैसे हम इट्स अ कैपिटल सिटी, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इमेज कंसल्टिंग का ये वहीं पे ही टीवी पे आया था और मैंने सुना तो जैसे मेरे लिए वो चीज़ आ रही है, तो मैं तो सीधा पहुँच गई साउथ एक्स दिल्ली कि क्या है ये सब चीज़ें। तो बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और हर नई चीज़ सीखना और हर नई चीज़ का भाग होना, जैसे मतलब बड़ा मुझे ऊर्जावान बना देता है, बड़ा एक्साइटेड कर देता है कि आई वांट टू लर्न दिस। सो इमेज कंसल्टेंसी का बेसिकली जो आइडिया है, वार्डरोब आपको कैसे चयन करना चाहिए अपने लिए, यू नो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स होना चाहिए, या वो जो इमेज कई बार महिलाएं ऐसे होती है कि हम मेकअप करना पसंद नहीं करते अपने डेली रूटीन में। बहुत सारी महिलाओं को तो मैं ऐसे भी जानती हूँ कि वो फेशियल करवाने भी, तब मेरे भाई की शादी है इसलिए तो 6 साल में एक बार वो फेशियल लेती हैं। बिल्कुल, या शादियों में ही ऐसा मौका बिल्कुल मिलता है। हाँ, तो बहुत सारी महिलाओं को मैं ऐसे जानती हूँ जो कि 6-8 महीने, जिसको छठे चौमासे हम कहते हैं, वो तभी अपने ऊपर ध्यान दे रही होती हैं और फिर वो ऐसे ही उठ करके चली जाती हैं कहीं भी, सिर्फ कपड़े चेंज करना उनके लिए तैयार होना होता है। बट इमेज इज समथिंग, जब आप किसी भी रूम में एंटर होते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, 30 to 20 सेकेंड्स में हम किसी भी इंसान के बारे में वो जजमेंट निकाल लेते हैं कि ये ऐसा दिखता होगा, या इसकी पढ़ाई लिखाई ऐसी होगी, या ये शायद इतना ही समझता होगा। कैसे करते हैं हम वो, बिना उनसे बात किए, बिना उनको जाने, बिना उनसे समझे, कैसे करते हैं? उनकी इमेज देख के, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इमेज कंसल्टेंसी यही होती है कि बेसिकली हाउ डू यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द अदर्स विद इन दोस 30 सेकेंड्स व्हेन समबडी इज लुकिंग एट यू। क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, कितना पूजा वाले हैं, कितना ग्लैमरस है, वो तो बाकी चीजें आपसे बात करने के बाद पता चलेंगी। बिल्कुल, बट इन दैट 30 सेकेंड्स दैट इज इमेज कंसल्टेंसी, और उसी के लिए वो पूरा कोर्स होता है। जी जी जी, वाह, बड़ा खूबसूरत आपने परिभाषित किया इमेज कंसल्टिंग को। तो जैसा अभी रोशनी आपने बात की, गणगौर की पूजा हो रही है, और ये जो गणगौर की पूजा के लिए जो युवतियाँ कन्याएं जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो गीत गाती हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं निकल आते हैं। तो नीता जी और रोशनी जी, एक काम करें, पहले हम एक प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं, फिर आपसे बातचीत में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं। केसरिया बाल में पीहू प्यारी रावा,
अलवेलो राजस्थान में आज हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर और मोटिवेटर नीता जोशी जी, और बहुत ही खूबसूरत सा आवनी पधारो हमारे देश मामे खान की आवाज़ में हमने सुना। और हम जब भी कोई पावड़ा यहाँ आने की बात करता है या रुख करता है तो हम यही कहते हैं, आवनी पधारो हमारे देश। तो नीता जी, आप आ चुकी हैं, आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आपसे। बिल्कुल। और सवाल जो है हमारे बहुत सारे जवाब इन्होंने दिए हैं, और सवालों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ मैं इनसे जानना चाह रही हूँ कि आपने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का आप हिस्सा रही हैं, कैसा आपका अनुभव रहा है? क्या कुछ आप हमसे जो अनुभव है वो शेयर करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपका इस सवाल के लिए, क्योंकि ये भी एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी ज़िंदगी का। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। आप हर बार हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, अनदर फेदर इन योर कैप, तो वैसा ही कुछ है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ आप जाते हो, हर बार कुछ नया सीख रहे होते हो। तो ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, मिसेस इंडिया इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी। इसका ग्लैमर से संबंध है, आपको बहुत सुंदर लगना होता है, तो वो सुंदर लगने और दिखने के लिए आपको अपने अंदर सुंदर महसूस करना होता है। तो मेरे से अगर आप रियलिटी पूछें ऑफ द कैमरा, तो मैं तो कभी अपने आप को सुंदर नहीं मानती थी। मुझे लगता था जब मेरी शादी भी होने वाली थी कि पक्का 100% आई विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि मैं तो ऐसी दिखती नहीं हूँ। जो व्यक्ति 10 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ रिजेक्ट कर चुके हैं, अच्छा, वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? तो ऑनेस्टली ऐसा कोई गुमान मुझ में नहीं था कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। तो टॉम बॉय जैसा जीवन था, बाल छोटे छोटे, और जब तैयार होना है तो पैंट शर्ट पहन लिया या सलवार कमीज। शादी के बाद भी जैसे मैं बाकी महिलाओं के बारे में बात कर रही थी कि बस साड़ी या कपड़े बदल लेने को ही हम तैयार होना मानते थे। और कभी किसी के यहाँ शादी फंक्शन में जाना है, वहीं तब मेकअप और लिपस्टिक, रोजमर्रा के जीवन में हम तैयार नहीं होते थे। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रही थी, जैसे जैसे मैं आगे काम पे जा रही थी, जैसे जैसे लोग मुझसे और जुड़ते जा रहे थे, जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, कारवा भी आपके साथ और बढ़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। तो वो मुझसे कहीं ना कहीं लोग, पहले तो जब शादी का नंबर आया तो मैं पहली बार में कि हाँ मुझे शादी, आई वाज शॉक्ड कि कैसे पसंद कर लिया भाई। तो वो मतलब मैं तो सोच नहीं रही थी ऐसा कैसे। फिर जैसे जैसे तो मुझे लोगों ने, कई महिलाओं ने, कई पुरुष मित्रों ने कि यू लुक गुड, यू लुक गुड। अच्छा। तो फिर मुझे धीरे धीरे कि यार इतने लोग कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो होगा। तो वही अगेन मैं दिल्ली में ही थी तब भी 2018 में। तो किसी मेरी एक कजिन ने, जो बैंगलोर में रहती है अभी फिलहाल, शी वर्क्स फॉर एन IT फर्म, तो उसने मुझे ऐसे ही कि दी, ये एक लिंक है, आप ये इसको फिल करो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी जब पहले तो मैं मान ही नहीं रही हूँ, मैं तो टॉम बॉय हूँ, मैं तो, मुझे तो तैयार होना या लिपस्टिक लगाना या कुछ नहीं आता था। फिर चलो जाते हैं, अच्छा लेट्स गो विद द फ्लो, बढ़ते आगे। तो फॉर्म भर दिया, चले उसमें आगे। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही तो हम ओरिएंटेशन पे मिलते थे, हम दिल्ली आते जाते रहते थे। मतलब तब मैं जयपुर भी आना होता था, तो जयपुर दिल्ली, और फिर कभी मीटिंग्स हैं कभी कुछ। तो उसका दैट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हम फिटनेस से लेकर के और कभी कभी कुछ सोशल कॉज के लिए चंदा इकट्ठा करते, और इतने सारे वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कुछ इतनी महिलाएं, कुछ बिहार से, कुछ चंडीगढ़ से, कुछ साउथ से, कुछ दिल्ली से, कुछ अलग अलग लोगों से मिलने का। तो वो एक अलग हिस्सा था। फिर जब वहाँ पहुँची तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब भी हम रूम से बाहर निकलते थे, वी ऑलवेज हैड टू लुक प्रेजेंटेबल। मतलब वी वर ऑलवेज विद आवर मेकअप ऑन, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी के फ्लॉज हैं, इसको अगर हम आध्यात्मिक तौर पे भी लेके सोचें कि ज़िंदगी के जो हमारे स्ट्रगल्स होते हैं वो हम खुद तक ही रखते हैं, या अपने आसपास के कुछ चंद 1-2 मित्रों या फैमिली के साथ, उनको पता होता है कि हम आज दुखी हैं या सुखी हैं। लेकिन वो जो हमारे फ्लॉज होते हैं उनको शायद हम विद योर स्माइल लेके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इसको अगर हम फिजिकल या मटेरियल फॉर्म में आगे देखें तो यही मेकअप का भी हिस्सा है, क्योंकि आपके जो ये वाला पिंपल, ये वाला काला दाग, वो सब एकदम ढकते हुए लुक प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द। तो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ रैंप वॉक के लिए, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर वार्डरोब, इन टर्म्स ऑफ मेकअप स्पेशली, कि जब भी आप अपने लिए बाहर निकले तैयार होके हमेशा, और टू द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। तो ये मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का जो सफ़र रहा, इसमें आपने तैयार होने पे बहुत ज़्यादा जोर किया, क्योंकि प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। इसमें कुछ देर पहले आपने एक शब्द और कहा था, योग। तो योग भी, इससे भी आप जुड़ी रहीं क्या? उसने भी आपकी सहायता की? बहुत बहुत ऑनेस्टली वो एक ऐसा आयाम है
जो मुझे लगता है सभी के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए प्रणय जी, हम इस जीवन में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं ये सब अनुभव लेने के लिए। उसके लिए तो देवताओं ने भी जन्म लिया है, चाहे वो श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए एक मॉरल लेसन छोड़ के गए। हाँ, बिल्कुल। कि सारी विपरीत परिस्थितियों में भले ही आप राजा के घर में जन्म लें तो आपको वनवास जाना पड़ सकता है, आपको कारावास में जन्म लेना पड़ सकता है। तो हम सिर्फ ये ही अनुभव करने आए हैं, और योगा आपको उस ऊपरी आयाम से कहीं जोड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ है, कर्म योग आप कर रहे हैं, आप पहुंचिए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जिसके लिए आपने जन्म लिया है, लेकिन वहां से हमेशा जुड़े रहिए। तो वो अपर यूनिवर्स जिसको आप कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, कोई और ऊपर की ऊर्जा, एनर्जी फॉर्म कह लीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपको योग जोड़ता है। और योगा मेरी जिंदगी में, अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि यू डोंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स जब आप कंफर्टेबल जीवन में होते हैं। तो एक समय आया जब मैं बहुत अपने डार्क फेज में थी। मैं बहुत डिप्रेसिव थी और मुझे लगता था जीवन अब खत्म हो चुका है। एक औरत के जीवन में क्या होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर परिवार हो गया, अपनी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और अब मेरे लिए आगे कोई ध्येय बचा नहीं है। तो बस दिन रात अपने अंदर ही सब चीज़ों से काट के, वो सभी की फेज़ में, मेरे ख्याल से सभी के जीवन में आता है वो फेज़, जब हम लॉस्ट फील करते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब हम कहीं खो चुके हैं। और मुझे ये एक, अगर हम किसी योगी की टर्म्स में बात करें तो एक दृष्टा और एक दृश्य की तरह से मैं देख पा रही थी खुद को कि ये मैं नहीं हूँ, पर ये जो मुझे दिन रात रोना आ रहा है, या ये जो मैं फील कर रही हूँ, या ये जो मेरी भावनाएं हैं, मैं ऐसी तो नहीं थी, मैं ऐसी तो हूँ नहीं, लेकिन ये कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो तब दिमाग में आया था कि शुड आई गो एंड, मतलब क्या मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन खुद ही सवाल करके खुद ही मैंने अपने आप को जवाब भी दिया कि पर डॉक्टर तो मुझे पिल्स दे देंगे, बिल्कुल, वो मुझे सेडेटिव्स दे देंगे, जिसकी वजह से मेरा दिमाग सोचना बंद कर देगा, मैं सिर्फ सोती रहूंगी। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसमें मैं अपना जीवन सोते हुए निकाल दूं। तो उसमें तो मैं पूरा जीवन का रस ही कहीं ना कहीं मिस कर दूंगी। तो ये सही रास्ता नहीं है डॉक्टर के पास जाना। और वहां पे तब किसी एक जानकार ने, किसी एक मित्र ने मुझे सलाह दी, स्वामी विवेकानंद के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और फिर उसमें इतना आनंद आया एक किताब पढ़ के, फिर मैं इसमें और आगे गई और फिर तब गुरु की खोज करने लगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा लाइफ गुरु चाहिए जो मेरे पास अंदर प्रश्नों से भरी हुई हूँ मैं, इनके जवाब चाहिए अब मुझे। तो तब ढूंढते हुए ओशो को सुनने लगी, फिर सिस्टर शिवानी को सुनने लगी, फिर श्री रविशंकर को सुनने लगी, फिर कहीं सदगुरु मेरे जीवन में आए। अच्छा। एंड ही वॉज माई काइंड ऑफ गुरु जिसको वो कहते भी है कि वो पढ़े लिखों के हैं। और तो बस वहीं से योगा फिर शुरू हुआ, और तब ये पता चला कि यही सबसे अच्छा रास्ता है जहाँ पे मैं अपने अंदर अपने आप से जुड़ पाई। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने योग की बात की, तो आध्यात्मिकता भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव रखती है। तो आपके जीवन में कितना कुछ प्रभाव डाला, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आप सदगुरु की और गई, आपने सुना काफ़ी जो आध्यात्मिकता से जो जुड़े हुए हैं उनको आपने सुना, तो आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव इसके बाद देखने को मिला है आपको? नहीं, बदलाव सबसे पहला तो यही देखने को मिला, क्योंकि अगर मैं उनके साथ नहीं जुड़ी होती तो मैं इसी सब चीज़ों के अंदर आगे भाग रही होती, मुझे वो आयाम कभी देखने को मिलता ही नहीं। और जब मैं योगा से जुड़ी, मैं सदगुरु से जुड़ी, उनके साथ में खुद से जुड़ने का, जैसे मैंने आपको बताया, ही ऑलवेज, वो हमेशा कहते हैं टर्न इनवर्ड्स। तो इसके बाद जो मेरे आगे का जीवन आया, बाहरी दुनिया से लड़ना बहुत आसान हो गया। मतलब फिर स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स आनी बंद हो गई, क्योंकि जब आप इससे जुड़ते हो तो आपके अंदर वो एक स्ट्रांगनेस आती है, आप अपने अंदर इतने टफ हो जाते हो कि आप उनको डील करने का सही तरीका जानते हो। तो योगा आपको इससे जोड़ता है, मेडिटेशन आपको इससे जोड़ता है, अपने आप से खुद जवाब लेना। आप द मोमेंट आप आंख बंद करेंगे, आप अपने आप से जुड़ेंगे, दुनिया से नहीं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी। और फिर उनके साथ जुड़ते जुड़ते मैंने बहुत बार वॉलंटियरिंग करती थी लोगों के लिए, और उनको जब वो उनके जब आंसू निकलते थे वो सब देखते हुए, तो मुझ में कहीं वो कि हर कोई किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है जी। और योगा या सदगुरु या वो कोई भी और गुरु का आप माध्यम ले लीजिए, अगर आप योगा से जुड़ते हैं, वो आपको अपने आप से जोड़ने में मदद करते हैं। वो टूल्स हैं जो कि आज नहीं, सनातन धर्म में या भारत में तो ये सदियों पुरानी चीज़ है, जो कि
हम कुछ समय या कुछ आक्रांताओं की वजह से हम भूल गए, फिर हमसे छूट गया। आज वापस लौट रहा है हमारे पास क्योंकि हमारी धरोहर है। बिल्कुल, सबसे प्राचीनतम पद्धति है और ये पद्धति आध्यात्मिकता से जैसे जुड़े, जैसे रोशनी जी ने कहा कि आप आध्यात्मिकता से जुड़ी हैं, तो कहीं आध्यात्म की तरफ जाते हुए ज्योतिष से भी आपका जुड़ाव रहा है, जो अपने आप में एक बहुत संपूर्ण विज्ञान है। वहाँ कैसे जुड़ना हुआ? तो जिस घर परिवार और जिस माहौल से मैं आती हूँ वहाँ पे कोई मेरी मासी, कोई मेरे नाना, कोई मेरे भाई साहब जन्मपत्री से जुड़े ही हुए थे और देखते ही थे और सुनती थी और बट उन्होंने आगे इसको तब बढ़ाया नहीं। मेरी भी शादी हो गई, अपने घर परिवार और चीज़ें और बच्चों के साथ में आगे जुड़ गई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये साइंस है और मुझे लगता है अपने अपने धर्म के सभी लोग, चाहे वो आप ईसाई धर्म को ले लीजिए, उनको बाइबल पता है, या आप चाहे किसी मुस्लिम धर्म की भी बात कीजिए, वो भी कुरान पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं, मैं अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रही थी कि ये जो ऊ और र और म लिखा है ये तो कोडेड भाषा है, ये मुझे पढ़नी क्यों नहीं आ रही? सब अपनी अपनी चीजें पढ़ पा रहे हैं, मैं अपनी चीज क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ? मुझे भी इसके लिए सीखना है। तो वो क्यूरियोसिटी अगेन, वो सीखते रहने की ललक और वो लालसा और वो लालच। अच्छा। तो फिर मैंने आगे इसमें सीखना शुरू किया कि सबको अपनी अपनी चीज़ें जो आपके पास धरोहर हैं वो आपको आगे अगर बढ़ानी है नेक्स्ट पीढ़ी तक, तो मैं नहीं सीखूंगी, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। तो फिर आगे तक कौन पहुँचाएगा? तो कोई ना कोई आगे। तो मेरे अपने सीखने की लालसा की वजह से ही मैं इसके अंदर आगे गई और ये बहुत ही सटीक साइंस है। साइंस बिल्कुल विज्ञान ही है ये। और जो वो पढ़ना जानते हैं अगर आप, तो बिल्कुल एग्जैक्टली दशा, महादशा, अंतरदशा के मतलब उसके अंदर वो आप सब चीज सटीक बता सकते हैं कि आज इतने बजे इतने बज के 2 मिनट पे आप काले रंग का कपड़ा पहनेंगे, या इस वक्त आपका टक्कर होगी, या इस वक्त आप सो रहे होंगे, या इस वक्त आपने ये खाया होगा। इतनी सटीक विज्ञान तो क्या जन्मपत्री से इतनी सटीकता का अनुमान लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हम अगेन इसको साइंस, मतलब साइंस से ही जोड़े, क्योंकि साइंस ही है तो प्लानिटरी सिस्टम है। आज हम जानते हैं हमारे ऊपर सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह, जिसको प्लैनेट्स के नाम से हम जानते हैं। सूरज साक्षात दिखते हैं वो तो, सूर्य हमारे एक ग्रह है जिसको हम सन कहते हैं। मून साक्षात दिखते हैं, बिल्कुल सामने हम रोज रात को देख सकते हैं। और जितनी हमारे अंतरिक्ष में चीजें या यान जा रहे हैं तो वो भी हम देखते हैं, मंगल पे हम जा रहे हैं या चंद्रमा पे हम, वो सब हैं। और वो सब जो हैं वो सब वही हम यहाँ जन्मपत्री में पढ़ते हैं। तो उनका जैसे जैसे हम ये जानते हैं रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो उसी तरह से हम उसको जन्मपत्री में गोचर कहते हैं। जी जी जी। तो वो गोचर उसका शब्द है। तो जैसे जैसे गोचर के अंदर चीजें, ग्रह बदलेंगे अपने अपने, वो सब कहीं आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। जैसे सूरज के अंदर गर्मी तेज हो जाए तो हमें पता चलेगा ना, 45 डिग्री टेम्परेचर आ गया, बिल्कुल पता चलेगा। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पूरी तरह से आता है। उसी तरह से चंद्रमा को हम कहते हैं जन्मपत्री या ज्योतिष की भाषा में मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जायते। तो चंद्रमा जैसे जैसे हम देखते हैं, टाइड्स आता है, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स कैसे आता है? चंद्रमा के कारण ही आता है। तो उसी चंद्रमा का हमारे मन पे भी उतना ही इफेक्ट होता है। जब अमावस्या आती है, जब पूर्णिमा आती है, जब फुल मून होता है, नो मून होता है, तो उस वक्त अगर हम डिप्रेसिव फेज में है तो चंद्रमा की ऊर्जा हमारे उसी डिप्रेसिव फेज को बढ़ा देगी। अगर हम बहुत खुश हैं तो चंद्रमा की वही ऊर्जा हमें बहुत खुशी दे देगी, हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर, सटीकता से पहुंच सकते हैं। जी जी जी। आपने एक किताब लिखी है, फिक्शन के अंदर आपने एक किताब लिखी है, तो उसको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहती है? किस तरीके को आपने उसमें विषय डाले हैं, क्या कुछ आपने उसको कवर किया है? तो किताब का विचार एक्चुअली, अगेन मैं ऑथर तो नहीं थी। मतलब यू आर नॉट बॉर्न वॉट एवर यू आर डूइंग, आप वैसे जन्म नहीं लेते हो, लेकिन चीज़ें आती जाती हैं आपके पास में। तो मैं भी विचारों से बहुत ज़्यादा भर गई थी। इतनी सारी चीज़ों में जब आप आगे जा रहे थे जी, तो बहुत ज़्यादा विचारों से भर गई थी। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि हमारा जब ग्लास खाली होगा ना, हाँ जी, तभी हम उसमें पानी या कुछ कॉफी चाय डाल सकते हैं। भरे हुए ग्लास में नहीं डाल सकते आप। उसी तरह से हमारा जो दिमाग है वो भी एक तरीके का पात्र ही है। उसमें बहुत सारे विचार 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 भरे होंगे, तो आप नया नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है। कहीं खाली करना होगा, कहीं खाली करना होता है। तो मेरे लिए किताब एक तरीके का माध्यम बना था अपने उन विचारों को खाली करने का, कि मैं एक बार निकाल दूं,
कौन है जो मेरे साथ पूरा 23-24 साल या 40 साल का जो जर्नी रहा है वो सुने बैठ के। तो या तो कोई सुन ले हाँ, तो मैं खाली हो जाऊंगी जी या तो कोई सुनने के लिए नहीं है तो मैं उसको ऐसे खाली कर देती हूँ। जी जी, जी। तो वो मेरे लिए वो माध्यम था। तो कितना वक्त लगा आपको इस किताब की रचना में? अगर हम समय में इसको बांधना चाहें तो 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल तक हम इस पे काम करते रहे। हाँ। और आज वो मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में रेडी है। अभी भी पेंटिंग्स का शौक है आपको? शुरू में आपने कहा था। बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है ये प्रणय जी। अभी कुछ समय पहले मतलब जैसे मैंने बताया दुख सुख आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो एक वन फाइन डे शाम के 6 बजे JLN मार्ग पे मैं सड़क क्रॉस कर रही थी जी बस सिर्फ सड़क क्रॉस कर रही थी जी। बट वो मेरे लिए निहित था कि हाँ। पीछे से एक बाइक से मेरी टक्कर हो गई और उसने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारा कि मैं सीधी उछल के रोड की तरफ गिरी और मेरा पैर मुड़ गया और पैर में फ्रैक्चर हुआ। पुलिस वाले थे वहीं पे, गाड़ी खड़ी थी तो उन्होंने मुझे किसी टैक्सी गाड़ी में बिठा करके अस्पताल तक पहुंचाया। फिर एक्सरे हुआ, फ्रैक्चर है पैर में और ठीक है, रोते परेशान होते पहुंच गए, पट्टा बंध गया, घर पे आ गए, रेस्ट हो गया। अब हिल नहीं सकते आप क्योंकि इतना बड़ा फ्रैक्चर, पैर की इतनी सारी बोन्स टूटी हुई है और एक उम्र के बाद हड्डियों का जो बॉडी का हीलिंग पावर है वो भी स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो बैठे थे घर पे, अभी क्या कर सकते हैं। आई वाज ऑन अ व्हील चेयर, उसके बिना हिल नहीं सकती। तो 3 महीने का वो पट्टा बंधा था। अब टीवी देखूं तो कितना देखूं। हाँ, सही बिल्कुल बात है। हाँ। नहीं देखा जा सकता। हाँ, और बाहर कहीं जा नहीं सकती, क्या करूं। जी। तो बेटर है कि अब मैं क्या करूं। हाँ। तब दोबारा से पेंटिंग मेरे जीवन में आई और फिर चल नहीं सकती, बैठ तो सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं बैठे बैठे मैंने फिर से पेंटिंग स्टार्ट की अभी 4 महीने पहले। अच्छा। और वो 3 महीने का जो प्रोसेस था मैंने अगेन उसको प्रोडक्टिव करने की कोशिश की कि पेंटिंग्स फिर से शुरू करते हैं। तो पेंटिंग्स बिल्कुल अभी भी जीवन का हिस्सा है और एक स्ट्रेस बस्टर है और मेरे लिए तो 3 महीने उसने बड़ी आसानी से निकाले कि कुछ 40-45 पेंटिंग्स बना दी मैंने वो 3 महीने में। वाह वाह वाह, क्या जी बात बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको पेंटिंग का काफ़ी शौक है, तो यात्राओं पे अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि आपको घूमने का भी काफ़ी शौक होगा। तो कैलाश मानसरोवर की आपकी जो यात्रा है वहाँ का अनुभव क्या कुछ रहा है? अरे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तो मुझे लगता है कि हम एक पॉडकास्ट और कर सकते हैं। एक बार और हम बैठ सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि जी। शिवा एक अकेले ऐसे जीव है जो धरती पे रहते हैं जी। और उनका रहने का स्थान कैलाश मानसरोवर है। बिल्कुल है। हमने पुराणों में या सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से भी कि रावण जब थे और वो कैलाश से शिव जी को लेने गए तो उन्होंने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की जी। और शिव जी ने एक पैर नीचे रखा और वो तब उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। हाँ बिल्कुल। तो हम ये सब सुनते हैं कि कैलाश मानसरोवर या कैलाश पर्वत पे शिव जी रहते हैं। तो जब ये यौगिक जर्नी मेरी शुरू हुई, आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, तो किसी भी योगी के लिए शिवा से बड़ा कोई योगी नहीं है। बिल्कुल। शिवा से बड़ा कोई नटराज, मतलब डांस या कथक या कुछ भी डांस फॉर्म में, तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो जब एक योगा की जर्नी शुरू होती है तो फिर वो आपके अंदर एक चीज हो जाती है कि अब आपको वहीं पहुंचना है, वही आपका गंतव्य स्थान है, वही है जो अल्टीमेट है और वो सबके लिए नहीं है। वहां से तो बुलावा ही आता है। जैसे हम वैष्णो देवी माता के लिए भी कहते हैं कि माता ने बुलाया है। तो वो एक ऐसी चीज थी कि मेडिटेशन और योगा प्रोसेस मेरे लिए 3-4 साल से चल रहा था। तो सब चीजों से कट के सिर्फ खुद पे ही काम हो रहा था। मानसरोवर ईशा फाउंडेशन सदगुरु की तरफ से वहाँ हर साल ले जाया जाता है। तो मैंने अपने आप को उसमें एनरोल किया और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट और मेडिकल प्रोसेसेस के बाद में आपको वीज़ा मिलता है, क्योंकि वो एक बहुत ही कठिन जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन नाम मात्र को भी नहीं है, बहुत ही थिन एयर है। तो आपके लंग्स, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए और बड़ा कठिन स्थान है। तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में हम लोग 3 बसेस में थे लोग और कुछ अगेन 35-40 लोग अलग अलग कंट्रीज से, चाहे वो मॉस्को, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे रशिया, चाहे साउथ अफ्रीका, मेरे ग्रुप में वो लोग थे जो सभी उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए थे मेरे साथ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो बुलावा आता है। कुछ लोग ऐसे थे कि मानसरोवर लेक तक पहुंच के भी वहां नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। तो वो एक अलग अलग स्थान है, उसके बारे में तो
जितना बताएं कम बिल्कुल, जिस पड़ेगा। तरीके से हमने आपकी जो यात्रा देखी है, अभी हमने बहुत सारी बातें की आपकी यात्रा को लेकर, या फिर जो आपकी हॉबी है उसको लेकर, आपको पेंटिंग पसंद है, आप बिजनेस भी करती हैं, आप एचआर भी आपने संभाला है, और आप जो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में भी आपने हिस्सा लिया है। तो ये सब जो काम है आप जिस तरीके से करती हैं, उसको करने का और समय को तय करने का, कि इस तरीके को मैनेजमेंट पूरी तरीके से संभालने का, आपको ये कैसे आप तय करती हैं कि मुझे ये मैनेजमेंट मैं संभाल लूँगी और मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? किसी ने मुझसे ऐसे ही मजाक में कह दिया था, लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते, तुम्हारे पास 36 घंटे। बिल्कुल, इसी को लेकर मेरा सवाल है कि आप मैनेज कैसे करती हैं ये सब कुछ करने के लिए? आई थिंक देखिए रोशनी जी, इट्स ऑल इन योर माइंड। एक मूवी है अंग्रेजी की, मुझे लगता है कि सभी ने सुना होगा, लूसी। लूसी एक अंग्रेजी मूवी है, हाँ। जो कि हमारे दिमाग के ऊपर ही चर्चा करती है, जी। क्योंकि आज की तारीख में हम जो बात करते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं इस पे बोलूँगी, क्योंकि इतना मेरी खुद की भी अनुभव में नहीं है, बट ह्यूमन ब्रेन्स के हम लोग अभी 10% पे भी काम नहीं कर रहे हैं जी। अगर आप नागा साधु अभी हमने बहुत सुना प्रयागराज के हाँ दौरान, ऐसे सुनती हूँ मैं कि वो टेलीपोर्ट करते हैं। कभी आपने नागा साधु को बसेस में जाते हुए नहीं देखा नहीं होगा, देखा, हाँ। ट्रेन्स में जाते हुए नहीं देखा होगा, या कोई फ्लाइट में उड़ते हुए नागा साधु जा रहे हैं हिमालय पर्वत पे, ऐसा नहीं देखा होगा। हाउ डू दे मूव? मैंने ऐसा सुना है कि वो सिर्फ अपनी मन शक्ति से ही टेलीपोर्ट करते हैं। टेलीपोर्ट एक वर्ड है, तो हर वो शब्द जो बना है वो है, मतलब भूत पिशाच प्रेत जिंद अगर शब्द का निर्माण हुआ है तो वो कहीं है एग्जिस्टेंस में, तभी वो शब्द बनाया है, उसके लिए अलग से चुना है। तो वही है हमारी ब्रेन की कैपेसिटी। लूसी के अंदर भी बताया गया, वो अंग्रेजी मूवी है और दिमाग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, आपको सिर्फ मैनेज करना है, और हर काम आप हर दिन नहीं कर सकते जी। और हर काम आप हर दिन कर भी नहीं रहे होते हो। बिल्कुल सही। कोई काम 2 दिन बाद होता है, कोई काम 2 दिन पहले होता है, आपको बस वो मैनेज करके चलना है। जी जी जी। और अगेन एक बड़ी कहावत है कि हर चीज तो आप पा भी नहीं सकते, बिल्कुल सही, कुछ हाँ। चीजें कहीं छोड़नी भी पड़ती छूट हैं, जाता है, हाँ जी तो छूट जाता है, तो फिर वो आपको जज करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है कि आपके लिए क्या जरूरी है इस वक्त। तो नीता जी, इतनी सारी उपलब्धियों को अपनी झोली में आपने संभाला है, और 2 बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चों की आप माँ हैं, एक सफल महिला हैं, घर में भी और बाहर भी। तो अब थोड़ा समय रह गया है, ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने साथ जिन महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं, या जो महिलाएं इस समय आपको देख रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं कि उनके अंदर भी प्रेरणा जागे, वो भी आगे बढ़ने की सोचें? बिल्कुल। तो सभी महिलाओं से मैं तो देखिए यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत करिए। आप सभी में वो सक्षमता है, चाहे कोई भी महिला हो। अगर वो घर के अंदर किचन में बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मानती है, तो आजकल तो किचन से रिलेटेड इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो उससे एक अपना घर से किचन से एक छोटा व्यवसाय अगर करना चाहे तो कर सकती है। क्लाउड किचन एक बहुत बड़ा पॉपुलर मीडियम है, जिसमें हम स्विगी जोमेटो के थ्रू, क्लाउड किचन के थ्रू अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसी महिला का अगर सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है तो वो वहाँ जाकर के किसी फैक्ट्री के साथ में, या अपना कोई एक छोटा बुटीक आसपास के लोगों के साथ कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय कर सकती है। बस जरूरत है सिर्फ अपने अंदर वो चीज ढूंढने की। बहुत सही बात। हम दुनिया में बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने लिए भी जन्म दिया है। तो वो कहीं हमें अपने लिए ध्यान रखना है कि खुद के लिए भी जीना जरूरी है, बाकी सबको साथ लेके भी हम साथ खुद के लिए जी सकते हैं। तो रोशनी, वैसे तो काफ़ी सारी बातें हमने जानी, लेकिन काफ़ी कुछ रह भी गया है, तो मैं मानता हूँ कि कुछ कसक रहनी चाहिए। सब कुछ पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी क्या रह जैसे जाएगा? कि मैम ने बताया ही है ना कि जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उस पर हम एक अलग से ले सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है हम आगे प्रोग्राम के लिए रहने देते हैं। और आज आपने महिलाओं को लेकर काफ़ी हमें ऐसी बातें बताई हैं और बताया है कि कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकती है, व्यवसाय को लेकर हो या फिर यात्रा को लेकर हो या आध्यात्मिकता को लेकर, कैसे आप खुद को संवार सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज महिलाओं को सीखने को मिली हैं। तो नीता जी को अब धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आपका आभार, आपने अपना अमूल्य समय अलबेला राजस्थान के लिए दिया। तो नीता जोशी जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी चलते हैं, और चलने से पहले इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई गणगौर की शुरू में बात की थी, गणगौर आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन शीतलाष्टमी आने वाली है, शील डूंगरी पे मेला भरने वाला है, ठंडे व्यंजनों का स्वाद हम लेने वाले हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं शीतलाष्टमी की। अब अलबेला राजस्थान के अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को। मुझे भी आगे दीजिए रोशनी मिश्रा। हम फिर मिलेंगे।